नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से। दोस्तों, नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं उत्तराखंड में। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया, फिर आरओ का भी आज आया है। 8 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और वनडे के एग्ज़ाम का कैलेंडर भी यूके ट्रिपल एस सी ने जारी कर दिया है। तो कहने का मतलब अगले जो 6 से 8 महीने हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इसी क्रम में हम लोग भी दोस्तों जो अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और आज लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, पहला सवाल जो सिंधु सभ्यता से आपके पेपर में बनता है वो बनता है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, जो इसका एक्सपेंशन था, वो कहाँ से कहाँ तक था विस्तार। तो दोस्तों, अगर सिंधु सभ्यता के एक्सपेंशन की हम बात करें तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु, ऐसे सवाल बनाएंगे। तो सबसे अगर उत्तरी की बात करूं तो मांदा गांव चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। अगर सबसे दक्षिणी की बात करूं तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। अगर सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है हिंडन नदी के किनारे, और ये हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, आगे जाके उसी में मिलती है। अगर हम सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सुत कांगेडोर दोस्तों, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है, और ये दाश नदी के किनारे है, और इस स्थल की खोज करी थी ऑरेन स्टाइन ने। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है तो आंसर होगा सुरकोटडा, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो एक तो ये विस्तार से कई बार सवाल पूछते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं सभ्यता के बारे में, जैसे त्रिभुजाकार है, इसका जो क्षेत्रफल लगभग 12,92,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले थे वो मिस्टर चार्ल्स मेसन को मिले थे, और ये बात 1826-27 के दौर की है। ठीक है, तो ये प्रमाण जब इनको मिले, ये लेके गए कनिंघम के पास, तो कनिंघम ने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो कुल मिला के उसने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट पहले प्रमाण इन्होंने ही खोजे थे। इसके बाद दोस्तों दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज करी, जो कि रावी नदी के बाएं तट पे था। और इसके जस्ट अगले साल 1922 में राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पे, राइट बैंक पे है। और दोस्तों, इन दोनों स्थल की खोज तो करी है इन दोनों ने, ठीक है, आपका राखल दास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने। लेकिन जो इन दोनों स्थल की खुदाई हुई थी तो एएसआई के जो उस समय मुख्य सर्वेयर थे वो थे मिस्टर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इनकी खुदाई हुई थी। दोस्तों, अब ये सिंधु सभ्यता है कितनी पुरानी, इस सिंधु सभ्यता की एज को लेके अलग अलग मतभेद हैं और अलग अलग विचार हैं इतिहासकारों में। जैसे मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट जो हैं, ये बोलते हैं कि इसका जो काल है वो 2500 से लेकर और 1500 बीसी के बीच में रहा है। जॉन मार्शल साहब बोलते हैं कि 3250 से लेके और 2750 के बीच में रहा है। डीपी अग्रवाल बोलते हैं कि भाई 2500 से लेके और 1750 के बीच में रहा है। लेकिन आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी बोलती है कि भाई ये तो 8000 साल पुरानी सभ्यता है, तो ये तो आपका 5000 बीसी से भी पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब दोस्तों जब कार्बन डेटिंग से यहाँ से जो भी चीज़ें मिली उनको देख के जब अंदाज़ा लगाया गया तो तब ऐसा माना जाता है कि 2500 से लेके 2250 तक तो ये अपनी डेवलपिंग फेज़ में थी, विकासशील। उसके बाद 2250 से और 1750 लगभग 500 साल तक ये डेवलप अपने फुल स्ट्रीम पे थी, और फिर 1750 से लेके 1500 तक इसका पतन हुआ, फिर धीरे धीरे करके क्या हुई, ये समाप्त। अब सिंधु सभ्यता के मेन स्थल कौन कौन से हैं, जैसे कालीबंगन है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक, और ये घग्गर नदी के किनारे था। जैसे रंगपुर है, गुजरात में पड़ता है। जैसे रोपड़ और दधेरी दोनों पंजाब में हैं, सतलुज नदी के किनारे हैं। ठीक है, रोपड़ से आपको पता होना चाहिए कि मानव के साथ कुत्ते की समाधियाँ मिली हैं। लोथल दोस्तों गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे, ये इनका बंदरगाह भी था। यहाँ से इनका हाथी दांत का पैमाना भी मिला है, और यहाँ से दोस्तों इनका एक जहाज़ निर्माण कारखाने के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों बनमाली और राखीगढ़ी, ये दोनों के दोनों स्थल जो हैं
दृष्टावती नदी के किनारे है हरियाणा में। राखी गढ़ी के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में जितनी भी सिंधु सभ्यता की साइट्स मिली हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। अगर हम ओवरऑल की बात करें कि सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, क्योंकि कुछ स्थल पाकिस्तान में है, कुछ अफ़गानिस्तान में है, तो इसका एक कोड याद रखना, महाराधा। तो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन ये दोस्तों पाकिस्तान में है। फिर दूसरा ह से हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में, और तीसरा राखी गढ़ी जो कि भारत में है, और चौथा है धौलावीरा। तो शुरू के जो दो हैं ये पाकिस्तान में, लास्ट के दो कहाँ पर हैं, भारत में। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। कच्छ की खाड़ी, जब इंडिया का मैप आप इस तरीके से पढ़ते हो तो यहाँ पर ये जो खाड़ी है ये कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, जिसका पुराना नाम है कैम्बे की खाड़ी। तो यहाँ से दो नदियाँ बहा करती थी, मानहर और मानसर नदियाँ। दोस्तों अभी हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की 40वीं साइट के रूप में शामिल किया गया है भारत से। इम्पोर्टेंट सवाल है, और वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के 40 स्थल ही शामिल हैं। 39वां स्थल आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में पड़ता है रामप्पा मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर आपका, रामप्पा मंदिर। ये 39 साइट थी, भगवान शिव को समर्पित है, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर भी इसको बोलते हैं। चानू दारो दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, भिर्राना हरियाणा में है, हुलास सहारनपुर यूपी में है, सनौली बहुत इंपॉर्टेंट साइट बागपत उत्तर प्रदेश में, नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट पीओके के आसपास पड़ता है, और दोस्तों मंडी, मांदा नहीं मंडी, ये मुजफ्फरनगर के आसपास पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में भी है। अब दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी इनका नगर नियोजन कैसा था, इनकी नगरों की प्लानिंग कैसी थी। दोस्तों ये भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रमाण इस सभ्यता के मिले हैं वहाँ से मैक्सिमम नगरों के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको नगरीय क्रांति, अर्बन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनके दोस्तों जो नगर हुआ करते थे वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड थे। एक तो पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा जाता था, दूसरा पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा जाता था। ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा हाइट पे होता था, और ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा कम हाइट पे होता था। तो हाइट पे क्यों बना रहे हैं कि जो नदियों में बाढ़ आएगी तो बाढ़ से सुरक्षा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पर जो इनकी सामान्य जनता है वो रहती है, और यहाँ पर पश्चिमी टीले में जो पुरोहित वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो रहता है। ठीक है, इसके चारों तरफ दीवार भी बनी हुई थी, काहे के लिए, आपका सुरक्षा के लिए। तो ये आपको छोटा सा पता होना चाहिए पॉइंट। दोस्तों नगरों में जो सड़कें थी वो सड़कें एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पे काटती थी, और इसको कहा जाता है ग्रिड पद्धति। लेकिन दोस्तों जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स ने इन सर्किल्स को, जहाँ पर ये सड़कें 90 डिग्री पे काटेंगी, इनको नाम दिया है ऑक्सफोर्ड सर्किल। तो ऑक्सफोर्ड सर्किल इन्हीं को कहा गया है जहाँ पर 90 डिग्री पे सड़कें ये काटती थी। इसको ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं क्योंकि ग्रिड बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये लोग सड़कें बनाते थे। ठीक है, ये सड़कें बनाते थे, उसके बाद फिर सड़कों के सामने नालियाँ बनाते थे। ठीक है, और फिर नालियों के किनारे क्या बनाते थे, घर बनाते थे। इनकी जो हमें सड़कें मिली हैं, जो मेन सड़क की, जो शहर की मुख्य सड़क है, उसकी दोस्तों चौड़ाई मिली है हर जगह से 9.15 मीटर। तो इससे पता चलता है कि इनके जो नगर हैं वो पूरे के पूरे प्लैंड वे में बसाए गए थे, ऐसा नहीं कि कहीं पर सड़क बड़ी है कहीं पर छोटी है। ठीक है, अब दोस्तों फिर सड़क के पास क्या बनते थे, मकान। मकान के आगे तो होती थी नालियाँ ड्रेनेज के लिए, और खिड़कियाँ होती थी पीछे की, जिससे जब सड़क चले तो डस्ट आए तो मकान में अंदर ना घुसे। नालियाँ भी दोस्तों इनकी पक्की ईंटों की बनी होती थी। ठीक है, और पक्की ईंटों से पूरी की पूरी ढकी होती थी। तो वर्तमान में भी जैसे सपोज करो ये नाली जा रही है, तो नाली के बीच में आपने देखा होगा ऐसे चैम्बर बने होते हैं, ये चैम्बर। तो यहाँ से पानी आ रहा है और फिर आगे जा रहा है, लेकिन अगर कोई कूड़ा कचरा आ गया तो वो कूड़ा कचरा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस चैम्बर को खोलेंगे और खोल के साफ़ कर लेंगे। तो ये ईंटों से कवर्ड होती थी, लेकिन इसके बीच बीच में चैम्बर भी बने होते थे। कुछ मकान डबल स्टोरी भी मिले हैं, और वहाँ से स्टेयर्स जीने के प्रमाण भी मिले हैं। लगभग हर मकान के ही बीच में एक आंगन था, एक गार्डन था, और वहाँ से एक कुएं के प्रमाण भी मिले हैं जहाँ पर ये लोग पानी स्टोर रखते थे। जो मेन सड़क थी उसकी मैंने चौड़ाई आपको बता दी, 9.15 मीटर हर जगह से। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसी थी। तो इनकी अर्थव्यवस्था एक तो व्यापार, ठीक है, और दूसरी कृषि और पशुपालन बेस्ड थी। एग्रीकल्चर में ये लोग जौ की खेती करते थे, सरसों की, धान की, गेहूं की। ठीक है, और जहाँ तक पशुपालन की बात है तो घोड़े, कुत्ते, सांड,
इन सबको पालने के अवशेष मिले हैं। और कपास की जो खेती है कॉटन की, वो सबसे पहले इन लोगों ने ही शुरू की थी। जहाँ तक व्यापार की बात है तो कांसे की खोज इन लोगों ने की थी। कांसा दोस्तों तांबा और टीन को एक फिक्स अनुपात में मिला के बनता है, तो इसका मतलब ये लोगों ने इसकी खोज करी और इस रेशो से ये अवगत थे। इसीलिए इसको जो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को। मूर्ति कला, सूती वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी आदि के, मोहरें, बाट, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, मन के, सीप उद्योग, ये सारे के सारे इनके व्यापार थे जिसका ये लोग एक्सपोर्ट करते थे दूसरी सभ्यताओं को। ठीक है दोस्तों, सोना चांदी आदि का आयात करते थे, परचेज करते थे, और जो इनके सामान मैंने आपको बताया ये सारे के सारे क्या करते थे, एक्सपोर्ट। इनका जो दोस्तों व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पे होता था, बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज ये लोग किया करते थे। माप तौल के लिए दोस्तों ये लोग 16 के अनुपात में, ठीक है, 16 के रेशो में एक प्रणाली का मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते थे। जहाँ तक इनके साइंस एंड टेक की बात आती है, विज्ञान की, तो दोस्तों इनके नगर पूरे के पूरे प्लान्ड वे में थे, तो ये भी इनके विज्ञान को दर्शाता है। पकी हुई ईंटें ये लोग परिचित थे, तो पक्की जो ईंट पकती है लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकती है, इससे भी परिचित थे। एक दोस्तों बच्चे की डेड बॉडी मिली है और उस बच्चे की डेड बॉडी के सर में काफ़ी गहरा घाव मिला है, तो ऐसा लगता है कि शायद उसके सर में सर्जरी हुई हो, तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि लोग सर्जरी से भी परिचित थे। कांसे की खोज इन्होंने करी, तांबा और टीन मिला के, माप तौल पद्धति इन्होंने बनाई और जलयान निर्माण कारखाना भी बनाया। तो ये सारे के सारे प्रमाण क्या है, इनके विज्ञान और तकनीकी की, लोगों की जो साइंस थी और टेक्नोलॉजी भी एक नेक्स्ट लेवल पे थी। जहाँ तक ये लोगों के सामाजिक जीवन की बात है तो मुख्य रूप से 4 वर्ग होते थे। एक तो पुरोहित वर्ग, और ये प्रशासक वर्ग था, मतलब ये लोग शासन चलाते थे। दूसरा व्यापारी वर्ग जो ट्रेड करते थे। तीसरा सैनिक वर्ग, और चौथा श्रमिक या कारीगर वर्ग। ठीक है दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ हैं वो महिलाओं की मिली हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो थी आपकी एक मातृ प्रधान सभ्यता रही होगी। जातिगत भेदभाव के प्रमाण यहाँ से कुछ भी नहीं मिले हैं। दोस्तों ये बहुत ही शांति प्रिय लोग थे, तो कोई भी तलवार या खतरनाक हथियार के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये लोग शांति से अपना जीवन जीते थे। जहाँ तक मनोरंजन की बात है तो नृत्य, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैदान थे, उत्सव और खेल भी ये लोग खेलते थे, पर्वों का भी आयोजन करते थे, शिकार भी करते थे, यानी कि मनोरंजन के साधन थे। जहाँ तक ब्यूरियल्स की बात है, शवाधान की, तो इस सभ्यता में दोनों प्रकार के शवाधान प्रचलित थे, जलाना और दफनाना। और तीसरा था दोस्तों अपूर्ण शवाधान। अपूर्ण शवाधान का मतलब जो डेड बॉडी है उसको खुले में प्रकृति के हवाले कर देते थे, इसको कहा जाता था अपूर्ण शवाधान। और जलाना और दफनाना ये दोनों भी प्रक्रियाएं फॉलो की जाती थी। जहाँ तक दोस्तों इनके प्रशासन और शासन की बात है कि प्रशासन कैसे चलता था, तो इतिहासकार मानते हैं कि पुरोहित वर्ग यहाँ का प्रशासन चलाता था, लेकिन एक जनतांत्रिक प्रणाली थी, डेमोक्रेटिक, मतलब शासन चलाने वालों का जो चुनाव है ये दोस्तों पुरोहित वर्ग का वहाँ की जनता किया करती थी। ठीक है, और यहाँ से कुछ सार्वजनिक भवन भी मिले हैं, जैसे पंचायत भवन होता है या बाकी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, और इसलिए माना जाता है कि इसका मतलब यहाँ पर कोई पूरी की पूरी डेमोक्रेसी रही होगी। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिले जैसे नगर पालिका परिषदें होती हैं, ऐसे प्रमाण भी, ऐसे भवन भी यहाँ से मिले हैं। धार्मिक तथ्य की अगर हम बात करें दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह यहीं से देखने को मिलता है। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है और जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, इसको इतिहासकार उर्वरा देवी की मूर्ति मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भूमि की धरती की पूजा करते थे। इसके अलावा पेड़ पौधे, जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब इनकी भी पूजा करते थे ये लोग। मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक विशाल स्नानागार मिला है, और वहाँ से जो है आपका एक जल देवता का छोटा सा मंदिर टाइप स्ट्रक्चर मिला है। मंदिर तो नहीं कह सकते, लेकिन मंदिर टाइप स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, उस स्नानागार से। इसका मतलब ये लोग जल देवता की भी पूजा करते थे या वर्शिप करते थे। एक हवन कुंड भी मिला है दोस्तों, तो हवन कुंड के अलावा नाग देवता के भी प्रमाण मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग हवन भी करते थे, नाग देवता से परिचित भी थे। मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक 3 मुखी देवता की मूर्ति मिली है, और इस मूर्ति के नीचे जो है आपका दोस्तों अलग अलग जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। तो इतिहासकार मानते हैं कि हो ना हो पशुपतिनाथ की मूर्ति है, और वो ये शायद भगवान शिव की पूजा किया करते थे। किसी मंदिर के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं। जो कुबड़ वाला सांड था, टेराकोटा मतलब पकी हुई ईंटों को बोलते थे, तो पकी हुई ईंटों टाइप एक बुल बनाते थे जिसको टेराकोटा बुल या कुबड़ वाला सांड इनको बहुत प्रिय था। ऐसा इसलिए बोलते हैं इतिहासकार क्योंकि इसकी बहुत सारी यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं।
जहाँ तक दोस्तों सभ्यता के पतन की बात है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें मानते हैं। जैसे आपदाएं आई होंगी, महामारी फैली होगी, जलवायु परिवर्तन रहा होगा, या बाह्य आक्रमण भी रहा होगा। अभी लेटेस्ट आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी आई है और उन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता में लगभग 900 साल तक एक ड्रॉट या सूखा फैला हुआ था और उसी ड्रॉट के कारण दोस्तों ये सभ्यता जो है समाप्त हुई है। तो ये लेटेस्ट रिसर्च है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि आर्यों ने जब आक्रमण किया तो तब भी ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए और समाप्त हुए। अब दोस्तों इनके समकालीन सभ्यता, तो इनके समकालीन एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और दूसरी हमारे वाली सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान, इराक, सीरिया में फैली हुई थी। मेसो का मतलब है मध्य और पोटामिया का मतलब है आपका नदी। तो दो नदियाँ थी, एक तो दजला जिसका वर्तमान नाम है टिग्रिस, और फरात इसका वर्तमान नाम है यूफ्रेटिस। इन दोनों नदियों के किनारे बसी हुई थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया भी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और हमारी भी थी। लेकिन दोस्तों मेसोपोटामिया से पकी हुई ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि हमारे यहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर के प्रमाण मिले हैं, हमारे यहाँ से नहीं मिले हैं। इनकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, उसमें लगभग 900 चिन्ह मिले हैं और ये लिपि इनकी कीलनुमा है, जैसे कीलनुमा चित्र हम लिखते हैं। लेकिन जो सिंधु सभ्यता की लिपि है ये दोस्तों भाव चित्रात्मक है, चित्र की फॉर्म में, जैसे चाइनीज़ होती है या जापानीज़ होती है, और लगभग 400 चिन्ह यहाँ से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो अभिलेख हमें मिला है वो धौलावीरा से मिला है, जिसके ऊपर 10 अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में दोस्तों कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, आप पढ़ सकते हो। जैसे प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोतरा थे, दोनों गुजरात में। कालीबंगन से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और यहीं से दोस्तों आड़े तिरछे जुते हुए खेत मिले हैं। आड़े तिरछे जुते हुए का मतलब, अगर इस तरीके से इसको मैं खेत मान लूँ तो इस प्रकार की जुताई, ये क्रॉस में। तो इससे क्यों, इसका मतलब कि यहाँ पे ये लोग एक टाइम पे 2 फसल की खेती करते थे। सबसे पहले कपास की खेती इन लोगों ने शुरू करी। सूती वस्त्र का व्यापार भी ये लोग करते थे। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग इस सभ्यता के लोगों को मेहुला कहा करते थे और सब कपास को ये लोग बोलते थे सिंडन। कपास को सिंडन और इसके सभ्यता के लोगों को बोलते थे मेहुला। दोस्तों मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, 3 मुखी देवता की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, एक विशाल अन्नागार मिला है। इसके अलावा एक विशाल सभा भवन भी मिला है। तो ये जो विशाल सभा भवन मिला है इसको इतिहासकार पुरोहितों का विद्यालय बोलते हैं। पुरोहितों का विद्यालय मतलब सभा भवन, जो कि मोहनजोदारो से मिला है। लोथल और कालीबंगन इन दोनों स्थानों से युग्म समाधियाँ, युग्म का मतलब एक से ज़्यादा समाधियाँ, और रोपड़ से मानव के साथ और कुत्ते की समाधियाँ मिली हैं एक साथ। ये लोग समाधियों में, जो इनकी समाधियाँ हुआ करती थी, वहाँ पे बहुत सारे आभूषण और जो डेली यूजेज के सामान हैं वो भी मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो भी चीज़ें इस्तेमाल करता था तो जब उसकी डेथ होती तो उसी के साथ ये दफना दी जाती थी। ठीक है। कुछ समाधियाँ ऐसी मिली हैं जहाँ से बहुत कीमती आभूषण मिले हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ से सामान्य, इसका मतलब जो विशेष वर्ग था उनके थोड़े से महंगे सामान थे और जो सामान्य वर्ग था वो थोड़े से गरीब थे। तो इसका मतलब व्यापारी वर्ग, पुरोहित वर्ग, इस करके कुछ रहा होगा। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है दोस्तों जहाँ से 2 की जगह 3 दुर्ग मिले हैं, लेकिन यहाँ से 18 जलाशय वाटर पॉन्ड भी मिले हैं। तो ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते थे। और 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख भी मिला है, जैसा कि आपको बताया। इसको हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों चानूदारो एक ऐसा नगर मिला है जहाँ से कोई भी दुर्ग मतलब फोर्ट नहीं मिला है। एक मिट्टी का रथ बना हुआ प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। चानूदारा में दोस्तों मनके और मोहरे बनाने का कारखाना था इनका, और जो अधिकतर इनकी मोहरें थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी और वही हमें मिली भी हैं। दोस्तों मोहरों का जो आकार है वर्गाकार, आयताकार, वक्राकार, वृत्ताकार, सिलेंड्रिकल, लगभग हर, और बेलनाकार, लगभग हर शेप में मिली हैं। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। पैमाना मतलब हाथी दांत का जो वेट है उससे चीज़ें तोलते थे। और जलयान निर्माण का कारखाना भी मिला है गुजरात से। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर मैंने आपको अभी बताया, मोहनजोदड़ो, ये लरकाना ज़िले में है पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के दाएं तट पे, राइट। और दूसरा आपका हड़प्पा है, साहिवाल ज़िला, मोंटगोमरी, पाकिस्तान, ये रावी नदी के लेफ्ट बाएं तट पे है। और अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले राखीगढ़ी हरियाणा में, और इसके बाद फिर दूसरा है दोस्तों धौलावीरा। तो मैंने आपको कोशिश करी सिंधु सभ्यता के बारे में
थोड़ा सा अलग हट के पढ़ाने की। अगर हम अलग हट के पढ़ेंगे, इनका धर्म कैसा था, इनका समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, शासन कैसे चलता था, व्यापार कैसा था, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। और जैसा कि अभी मर्तोलिया जी ने कहा ही है कि आगे सवाल सिंगल लाइनर नहीं आएंगे, स्टेटमेंट टाइप आएंगे। तो दोस्तों अब आपको इसी ट्रैक पे पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर निकालना है तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, तो स्टेटमेंट को आप आराम से पहचान जाओगे सही है कि गलत है। तो सिंधु सभ्यता दोस्तों लगभग मैंने आपको मेन समझा दी। बाकी देखो किताब से भी आप लोग पढ़ना, कुछ मेहनत आप करोगे, कुछ मैं करूँगा, और जॉइंट एफर्ट से ही सफलता मिलेगी। और फिर अगली वीडियो में इसके बाद लेके आऊँगा दोस्तों नेक्स्ट, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।